नमस्कार दोस्तों, एग्जामोफोबिया यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग जीएस वर्ड द्वारा संचालित सेकेंड फेज के आरओ के टेस्ट पेपर नंबर 6वें पे चर्चा करेंगे। बेसिकली 6ठे नंबर का टेस्ट पेपर समान अध्ययन पर आधारित है, जो एक फुल लेंथ टेस्ट पेपर है, जिसमें जो है 140 प्रश्नों का जो है समग्र मिश्रण है, जिसमें करेंट अफेयर भी आएगा और सारे सब्जेक्टों का समग्र मिश्रण होगा। इसके तहत हम लोग जो है 140 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और जो है उसके एक्सप्लेनेशन को भी हम लोग विस्तार से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टेस्ट पेपर नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे पहला है कि निम्नलिखित में से भारत का डेट्रॉयट के नाम से विख्यात शहर कौन सा है। तो यहाँ पे पहले प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा चेन्नई। डी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। क्यों सही होगा? क्योंकि जो है चेन्नई का जो क्षेत्र है ये भारत का सबसे बड़ा जो है ऑटोमोबाइल उद्योग का केंद्र है और इसमें जो है 40% जो है राजस्व की हिस्सेदारी अकेले चेन्नई की होती है। इसके अलावा यहाँ से निर्यात का जो है लगभग 60% जो है प्रमुख कंपनियां जैसे फोर्ड, हुंडई, रेनॉल्ड, निसान, बीएमडब्ल्यू इत्यादि जो है यहीं से चेन्नई से ही संचालित होती हैं। इसीलिए जो है चेन्नई को भारत का डेट्रॉयट कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर दूसरा, भारत का पिट्सबर्ग किस शहर को कहा जाता है। तो यहाँ पे दूसरे का सही जवाब है सी ऑप्शन, जमशेदपुर को कहा जाता है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है, क्योंकि जमशेदपुर को खनिज संपदा में समृद्ध होने के कारण जो है भारत के स्टील शहर या जो है पिट्सबर्ग के रूप में जाना जाता है जमशेदपुर को। ये जमशेदपुर कहाँ पे है? इसको जो है इसका दूसरा नाम जो है कह सकते हैं टाटा नगर भी है। और ये जमशेदपुर जो है झारखंड राज्य के तहत आता है और यहाँ पर जो है टाटा मोटर्स, टाटा स्टील्स, ऊषा मार्टिन इंडस्ट्रीज और स्टील एंड वायर प्रोडक्ट्स और टाटा पिगमेंट्स और जो है अन्य जो है कंपनियां जो है यहाँ पर ही मौजूद हैं। इसलिए भारत का इसको पिट्सबर्ग शहर कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि भारत में सूती वस्त्रों की राजधानी निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है, किस शहर को कहा जाता है। तो यहाँ पे तीसरे का सही जवाब है सूती वस्त्रों की राजधानी मुंबई को कहा जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। भारत में जो है सूती वस्त्रों की राजधानी मुंबई को क्यों कहा जाता है ये जान लेते हैं। क्योंकि जो है यहाँ पे 1854 में जो है काउसी डाबर द्वारा जो है सूती वस्त्र का कारखाना यहाँ पे शुरू किया गया, जो देश का पहला सफल कारखाना था। इस कारण जो है भारत में सूती वस्त्र की राजधानी मुंबई को कहा जाता है। और ये जो है अब जो है लगभग तकरीबन जो है देखा जाए तो भारत की सर्वाधिक जनसंख्या जो है तकरीबन जो है 5 करोड़ से अधिक इसी कार्य में ही कार्यरत है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अभयारण्य शेर के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे चौथे का सही जवाब होगा ए ऑप्शन, जो है गिर अभयारण्य जो है शेर के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। और जो है यहाँ पर जो है एशियाई शेरों के लिए यह जो है अभयारण्य जाना जाता है और यह भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। और इसकी स्थापना की बात की जाए तो 1965 में इसकी स्थापना हुई और 1412 किलोमीटर स्क्वायर के कुल क्षेत्रफल में इसकी स्थापना की गई, जिसमें से 258 जो है किलोमीटर जो स्क्वायर जो है पूरी तरीके से जो है राष्ट्रीय उद्यान के रूप में और 1153 किलोमीटर स्क्वायर जो है वन्य जीव अभयारण्य के रूप में संरक्षित की गई है भूमि। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5वां, निम्नलिखित में से देश का प्रथम जैव आरक्षित क्षेत्र कौन सा है। तो यहाँ पे देखा जाए तो ए ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब हो जाता है। नीलगिरी का जो है नीलगिरी जैव मंडल जो है आरक्षित क्षेत्र भारत का पहला है और सबसे पुराना जो है जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है और जिसे जो है 1986 में स्थापित किया गया था। 1986 में स्थापित किया गया था और यह पश्चिमी घाट में स्थित है और इसमें भारत के लगभग 10 जैव भौगोलिक प्रांतों में से 2 शामिल हैं इसमें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर छठवां नंबर क्वेश्चन है कि बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहां पर अवस्थित है। तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है दक्षिण भारत के कर्नाटका राज्य में स्थित है
तो यहाँ पे जो है सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। और इसके तहत जो है देखा जाए तो प्रोजेक्ट टाइगर के तहत सन 1973 में एक टाइगर रिजर्व के रूप में इसको स्थापित किया गया। और एक समय यह जो है मैसूर राज्य के महाराजा की निजी आरक्षित जो है शिकारगाह हुआ करती थी, ये बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। लेकिन जो है बांदीपुर अपने वन्य जीवन के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है और यहाँ पर कई प्रकार के बायोम पाए जाते हैं, लेकिन इनमें जो है शुष्क पर्णपाती वन काफ़ी प्रमुख है जो यहाँ पे पाए जाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7वां, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो एक तरफ रेलवे मंडल दे रखे हैं, दूसरी तरफ उनके मुख्यालय दे रखे हैं। तो यहाँ पे देखा जाए तो उत्तर पश्चिमी रेलवे जो है भारतीय रेल का एक जो है रेल क्षेत्र है। तो यहाँ पे इसे जो है लघु रूप में उपरे भी कहा जाता है और इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 2002 में हुई और इसका मुख्यालय जो है जयपुर में है, ना कि मुंबई वीटी में है। तो यहाँ पे जयपुर होता तो ये सही होता, तो ये जो है गलत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8वां, भारत का सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है। तो भारत का सबसे लंबा राजमार्ग जो है NH-44 है, NH-44 है, जो लगभग 3745 किलोमीटर तक फैला है। यह श्रीनगर जम्मू कश्मीर से शुरू होता है और कन्याकुमारी जो तमिलनाडु राज्य में समाप्त होता है। और सबसे कम NH लंबाई वाला राज्य में जो देखा जाए तो 262 किलोमीटर के साथ गोवा है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9वां, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। एक तरफ उद्योग है, दूसरी तरफ उनसे संबंधित नगर है। तो यहाँ पे देखा जाए तो 9वें में देखा जाए तो मोटर कार के लिए दे रखा है पटना, जबकि मोटर कार के लिए जो है चेन्नई होगा। ऊपर हम पहले नंबर के क्वेश्चन में इसका जिक्र भी कर चुके हैं। तो डी ऑप्शन यहाँ पे गलत सुमेलित है, क्योंकि जो है लगभग 35% जो है राजस्व हिस्सेदारी के साथ चेन्नई सबसे बड़ा है, जो देश के ऑटोमोटिव निर्यात का जो है 60% हिस्सा रखता है और 4 मिलियन से अधिक मोटर वाहनों के औसत वार्षिक उत्पादन के साथ भारत जो है दुनिया में ऑटोमोबाइल का चौथा सबसे बड़ा उत्पादक देश भी है। और इसके अलावा जो है भारत विश्व का सबसे बड़ा ट्रैक्टर निर्माता है और दूसरा सबसे बड़ा बस निर्माता है। इसके अलावा तीसरा सबसे बड़ा जो है ट्रक निर्माता देश भी है भारत। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10वां, रोजगार की दृष्टि से भारत में सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है। तो देखा जाए इन ऑप्शन में तो सी ऑप्शन सही है, सूती वस्त्र उद्योग जो है सबसे बड़ा उद्योग है। यह जो है कृषि आधारित उद्योग है और भारत में सबसे बड़ा उद्योग यही है जो औद्योगिक उत्पादन का लगभग 20% हिस्सेदारी रखता है। यह जो है 20 मिलियन से अधिक व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करता है और कुल निर्यात में लगभग 33% हिस्सेदारी है इसकी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11वां, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। एक तरफ खनिज है, दूसरी तरफ उनकी के जो है प्राप्ति स्थान है कि वे कहाँ पाए जाते हैं। तो यहाँ पे देखा जाए सुमेलित नहीं है के लिए दे रखा है, तो डी ऑप्शन पेट्रोलियम जो है कहाँ पाया जाता है। तो ये जो है देखा जाए तो ये राजस्थान में पाया जाता है, ना कि झारखंड में, क्योंकि जो है आंकड़ों के अनुसार देखा जाए तो देश का सबसे बड़ा जो है पेट्रोलियम उत्पादक राज्य जो है राजस्थान है और गुजरात इस मामले में दूसरे नंबर पर है, जबकि तीसरे पायदान पर असम का स्थान आता है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन गलत होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12वां, निम्नलिखित में से सर्वोत्तम कोटि का संगमरमर कहाँ पर मिलता है। तो ये जो है मकराना में पाया जाता है। मकराना कहाँ पड़ता है, राजस्थान में पड़ता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। और इसे जो है इसके अलावा जो है इसका उदाहरण देखा जाए तो जो है जो मकराना में संगमरमर पाया जाता है, तो सबसे अच्छा उदाहरण यह है कि मकराना के संगमरमर से आगरा में जो ताजमहल है और कोलकाता में विक्टोरिया मेमोरियल है, वो इन्हीं के जो है संगमरमर से, मकराना के संगमरमर से बना हुआ है। और इस पत्थर को जो है दूधिया सफेद संगमरमर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13वां, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे देखा जाए कुछ प्रकार की जो है कृषि दे रखी है एक तरफ, दूसरी तरफ उनसे संबंधित उत्पादन दे रखे हैं। तो देखा जाए तो यहाँ पे जो है सी ऑप्शन सही मिलान नहीं होता, क्योंकि जो है सी ऑप्शन में दे रखा है जो है एरोपोनिक
जो है एरोपोनिक जो है दे रखा है, तो एरोपोनिक के सामने दे रखा है केचुआ पालन, जबकि एरोपोनिक जो है फार्मिंग खेती की एक ऐसी तकनीक है जहां मिट्टी के बिना हवा में पौधे उगाए जाते हैं। तो यहाँ पे जो है सी ऑप्शन जो है सही सुमेलित नहीं है। और इस विधि के तहत जो है लटकती हुई जड़ों के माध्यम से पौधे को पोषण दिया जाता है और इस तकनीक में जो है पोषक तत्वों को धुंध के रूप में जड़ों पर स्प्रे करा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो एक तरफ जो क्रांतियां हुई हैं उनका जिक्र है, दूसरी तरफ उन क्रांतियों से संबंधित उत्पादन का जिक्र है। तो यहाँ पे देखा जाए हरित क्रांति का संबंध है खाद्यान्न उत्पादन से और श्वेत क्रांति का संबंध है दुग्ध उत्पादन से, ये भी सही है, ये भी सही है। नीली क्रांति का संबंध है मत्स्य जो है उत्पादन से यानी मछली पालन से, तो ये भी सही है। लेकिन गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है, तो जो है यहाँ पे देखा जाए तो गुलाबी क्रांति के तहत जो है पोल्ट्री और जो है मांस क्षेत्र में उत्पादन किया जाता है और प्याज उत्पादन और फार्मास्यूटिकल इत्यादि जो है क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, ना कि तिलहन पे। तो ये जो है सही मिलान नहीं है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 है। 15 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। तो यहाँ पे देखा जाए तो रेशम के मामले में कर्नाटक जो है सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, उसके बाद आंध्र प्रदेश और तीसरे पायदान पर असम का स्थान आता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 है। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से खरीफ फसलों को चुनिए। पहला दे रखा है धान, दूसरा दे रखा है गन्ना, तीसरा दे रखा है अरहर, चौथा दे रखा है ज्वार, पांचवा दे रखा है आलू। तो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे देखा जाता है कि खरीफ फसलें कौन कौन सी हैं। धान हो गया, गन्ना हो गया, अरहर हो गया, ज्वार हो गया। ये जो है कौन सी फसलें हैं, ये जो है खरीफ फसलें हैं। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 है। 17 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से रबी फसलों का चयन करिए। तो पहला ऑप्शन दे रखा है गेहूं, दूसरा मटर, तीसरा मक्का, चौथा अरहर, पांचवा राई। तो यहाँ पे जो है रबी फसलों के लिए बोला गया है। तो ये जो है अक्टूबर नवंबर के महीनों में बोई जाती है और इन फसलों की बुआई के समय जो है कम तापमान तथा पकते समय जो है शुष्क और गर्म वातावरण की आवश्यकता होती है। और उदाहरण के लिए जो है देखते हैं फसलें कौन कौन सी है। गेहूं होता है, मटर होता है और जो है राई इत्यादि जो है बोए जाते हैं कब, जो है रबी फसल के दौरान। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है। तो सुंदरवन का डेल्टा जो है कौन सी नदी बनाती है, तो यह जो है ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब होगा। और डेल्टा का आकार कैसा होता है, त्रिकोणीय होता है और यह नदी के मुहाने पर बना भूमि का एक क्षेत्र होता है जहां पर जो है नदियां समुद्र में प्रवेश करती हैं। उस बिंदु को नदी का मुंह कहा जाता है। और यह जो है देखा जाता है कि गंगा और ब्रह्मपुत्र जो है दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनाने वाली नदियां हैं और ये सुंदरवन डेल्टा बनाती हैं। और सुंदरवन डेल्टा यानी बंगाल डेल्टा जंगल का एक विशाल पथ है जो बंगाल के मुहाने पे देखने को मिलता है, जहाँ पे जो है ब्रह्मपुत्र नदी जो है समुद्र में गिर रही होती है। और जो है देखा जाए तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां जो है बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा देश के सर्वाधिक राज्यों को छूती है। तो यहाँ पे जो है उत्तर प्रदेश एकमात्र ऐसा राज्य है जिसकी सीमा जो है अपने सबसे अधिक पड़ोसी राज्यों से मिलती है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। कितने राज्यों से, 9 राज्यों केंद्र या केंद्र शासित प्रदेशों से इसकी सीमा मिलती है। तो जो है यहाँ पे उत्तर पश्चिम में देख लेते हैं तो उत्तर पश्चिम में जो है उत्तराखंड हो जाता है और हिमाचल हो जाता है। और पश्चिम में जो है हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान। और दक्षिण में जो है मध्य प्रदेश हो जाता है, एमपी। और पूर्व में देखते हैं तो झारखंड, छत्तीसगढ़ और बिहार। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। वर्ष 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य में महिला आबादी कुल आबादी का लगभग कितना प्रतिशत है। तो यहाँ पे लगभग 43% है। और 2000 जो है
2011 में उत्तर प्रदेश की आबादी देखी जाए 19,98,12,341 है, जिसमें जो है 9,53,07,979 जो है महिलाओं की संख्या है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में निम्न में से कौन सा समुदाय सर्वाधिक साक्षर है? तो यहाँ पे देखा जाए सही जवाब है जैन समुदाय जो है सर्वाधिक साक्षर है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है, क्योंकि जो है उत्तर प्रदेश में जो है उत्तर प्रदेश की साक्षरता की बात की जाए तो कितनी है, लगभग 67.68% है, और उत्तर प्रदेश की ग्रामीण साक्षरता कितनी है 65.5%, और शहरी साक्षरता कितनी है 75.1%। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला जो है गाजियाबाद है। उसका जो है जनघनत्व कितना है 3,971, और वाराणसी का दे रखा है 2,395, लखनऊ का दे रखा है 1,816 है, और जो है इलाहाबाद का जो है और इलाहाबाद का कितना है 1,086 है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। राज्य में न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है 2011 की जनगणना के अनुसार? तो यहाँ पे देखा जाए कि न्यूनतम जो है लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन गौतम बुद्ध नगर है, जिसका लिंगानुपात जो है 851 है। और जो है देखा जाए बागपत और हमीरपुर का लगभग एक ही है, 861 है लिंगानुपात। और कानपुर नगर का कितना है, तो कानपुर नगर का 862 है, लेकिन ऑप्शन में क्या दे रखा है जो है मथुरा, तो मथुरा का कितना है 863 है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। उत्तर प्रदेश राज्य में जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम 10 की वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है? तो यहाँ पे 24 का सही जवाब है डी ऑप्शन कानपुर नगर है। डी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। अगला है क्वेश्चन नंबर 25। जनगणना 2011 के अनुसार राज्य की महिला जनसंख्या में 10 की वृद्धि दर कितनी रही है? तो ये जो है 20.88% रही है। ये ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। वर्ष 2001 की तुलना में वर्ष 2011 में उत्तर प्रदेश की साक्षरता में कितने प्रतिशत की वृद्धि देखी गई? तो लगभग जो है 13.36% की वृद्धि हुई इस दौरान 2001 से 11 के मध्य। बी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में ग्रामीण साक्षरता दर कितनी है? तो 65.5% है। ए ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में ग्रामीण जनसंख्या कुल जनसंख्या के कितना प्रतिशत है? तो यहाँ पे देखा जाए लगभग 77.73% है। यहाँ पे ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि ग्रामीण जनसंख्या कितनी है 15,53,17,278। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। उत्तर प्रदेश पंचायती राज संशोधन अधिनियम कब पारित किया गया? तो उत्तर प्रदेश जो है पंचायती राज अधिनियम 1994 में पारित किया गया। तो यहाँ पे जो है बी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। उत्तर प्रदेश को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो उत्तर प्रदेश को जो है पूर्व में जो है
संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था। तो ए ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है, क्योंकि जो है भारत की जो है स्वतंत्र होने के बाद तक यह जो है ब्रिटिश जो है भारत में एक प्रमुख प्रांत हुआ करता था, और 1 अप्रैल 1937 को यह अपने अस्तित्व में आया। और संयुक्त प्रांत में जो है प्रयागराज का बहुत बड़ा महत्व माना जाता है। और जो है क्योंकि जो है अभी हाल ही में कुछ समय पश्चात जो है प्रयागराज का जो है नाम बदला गया, पहले इलाहाबाद था, अब जो है वर्तमान में प्रयागराज किया गया। और 2 नवंबर 1921 तक इस प्रांत की राजधानी इलाहाबाद ही हुआ करती थी। और इसके बाद जो है संयुक्त प्रांत की राजधानी को लखनऊ में परिवर्तित कर दिया गया। और 24 जनवरी 1950 को जो है संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31। उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है? तो सारस है, इसका जो है सारस यानी क्रेन है। ए ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। और जो है अभी उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो लगभग 13,000 जो है सारस है, 13,000 सारस है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में कपास की देसी किस्म की बुआई के लिए निम्नलिखित में से कौन सा समय उपयुक्त रहता है? तो यहाँ पे देखा जाए अप्रैल का पहला पखवाड़ा जो है सबसे उपयुक्त समय माना जाता है आगरा में कपास की देसी किस्म की बुआई के लिए। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। और कपास मुख्य रूप से जो है नकदी फसल है, और यह जो है गर्म जलवायु में उगाई जाने वाली फसल होती है। और यह काली मिट्टी इसके लिए काफ़ी उपयुक्त होती है, क्योंकि जो है इसमें अधिक जो है नमी धारण करने की क्षमता होती है। और काली मिट्टी को हालांकि रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। और जो है गुजरात भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य भी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि प्रतिशत में क्या रही है? तो ये जो है 20.23% रही है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में केंद्र सरकार की अफीम की फैक्ट्री स्थित है? तो अफीम की फैक्ट्री कहां पर है? गाजीपुर जिले में है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही जवाब है। और यह फैक्ट्री जो है पहली अफीम फैक्ट्री थी, 1820 में इसको शुरू किया गया। और जो है भारत में सर्वप्रथम अफीम कौन लेकर आए? तो पुर्तगाली लेकर आए थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35। 35 नंबर क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर में भारतीय रेलवे की कोच निर्माण इकाई जो है मॉडर्न रेल कोच फैक्ट्री स्थित है? तो ये फैक्ट्री कहाँ पर स्थित है? तो ये जो है रायबरेली में स्थित है। ये ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। और इसकी स्थापना सन 2012 में की गई थी। बाद में इसका नाम बदलकर जो है मॉडर्न कोच फैक्ट्री कर दिया गया। इससे पहले इसका नाम जो था रेल कोच फैक्ट्री रायबरेली हुआ करता था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36। काशी उत्तर प्रदेश में स्थित एक प्रसिद्ध भारतीय तीर्थ स्थल है। यह निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? तो यहाँ पे देखा जाए काशी के बारे में तो यह गंगा नदी के तट पर स्थित है। डी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। और काशी जो है विश्वनाथ मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। और यह जो है काफ़ी प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है। और जो है यह जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है, ये तो आपको पता ही है। और जो है यहाँ देखा जाए तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शहर जो है उर्दू कवि मिर्जा गालिब और संगीतकार उस्ताद फैयाज खान का जन्म स्थान है? तो यहाँ पे देखा जाए तो उनका जन्म स्थान जो है आगरा शहर है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। और गालिब और असद के नाम से मशहूर मिर्जा बेग खान का जो है जन्म जो है 27 दिसंबर 1947 को हुआ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38। निम्नलिखित में से कौन सा शहर जो है शंकराचार्य द्वारा हिंदू धर्म की पुनर्स्थापना का स्थान रहा है? तो यहाँ पे बद्रीनाथ शहर जो है शंकराचार्य द्वारा हिंदू धर्म की पुनर्स्थापना का स्थान रहा है। और शंकराचार्य ने द्वैत वेदांत के प्रसार के लिए जो है श्रृंगेरी, द्वारकापुरी और जोशी मठ में जो है मठों की स्थापना करी। और तो यहाँ पे जो है ए ऑप्शन सही जवाब होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस शहर में कैलाश मेला आयोजित किया जाता है? तो ये जो है आगरा शहर में किया जाता है आयोजित। सी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। इसके अलावा देखा जाए कैलाश मेला की बात की जाए तो ये भगवान शिव के सम्मान में आयोजित किया जाता है।
और यह मेला हर साल अगस्त और सितंबर महीने में आयोजित किया जाता है। इसके अलावा अन्य मेलों की बात की जाए तो कुंभ मेला जो है प्रयागराज में लगता है, ढाई घाट का मेला जो है शाहजहांपुर में लगता है, बटेश्वर मेला जो है आगरा में लगता है, और मनकपुर का मेला जो है फर्रुखाबाद में लगता है, और गढ़मुक्तेश्वर मेला जो है हापुड़ में लगता है, देव मेला जो है बाराबंकी में लगता है, और नौचंदी मेला जो है मेरठ में लगता है। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले में प्रस्तावित जेवर हवाई अड्डे का क्षेत्रफल कितना है? तो यहाँ पे देखा जाए इसका प्रस्ताव जो है पहली बार 2001 में आया। तब जो है गृह मंत्री हुआ करते थे, जो है उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री भी हुआ करते थे राजनाथ सिंह, उनके द्वारा ये लाया गया। तो यहाँ पे जो है कितना जो है क्षेत्रफल है ये पूछा गया है। तो इसका क्षेत्रफल जो है देखा जाए 5000 हेक्टेयर है। ये ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है, और ये जो है लगभग 2023 के लास्ट तक पूरा होने की उम्मीद है, और लगभग 4588 करोड़ रुपए की लागत से बनकर ये तैयार हो रहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41। निम्नलिखित में से कौन सा जो है उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा ताप विद्युत संयंत्र है? तो यहाँ पे देखा जाए रिहंद थर्मल पावर स्टेशन जो है उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा थर्मल पावर प्लांट है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। और जो है यह जो है एनटीपीसी के स्वामित्व पर संचालित हो रहा है, और यह कोयला आधारित बिजली संयंत्र जो है, और ये इसकी जो है क्षमता की बात की जाए तो 3000 मेगावाट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42 नंबर क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार द्वारा किस नदी पर दौधन बांध का निर्माण प्रस्तावित किया गया है? तो यहाँ पर देखा जाए दौधन बांध का निर्माण जो है देखा जाए तो केन नदी पर प्रस्तावित किया गया है। ये ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है, क्योंकि जो है यह बांध जो है लगभग 77 मीटर ऊंचा जो है बांध है जो केन नदी पर प्रस्तावित है, और जो है यह केन बेतवा लिंक परियोजना का एक अभिन्न हिस्सा भी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43। उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे निम्नलिखित में से किस शहर से होकर नहीं गुजरेगा? तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो है बस्ती शहर से होकर नहीं गुजर रहा। बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। बाकी फैजाबाद, आजमगढ़ और सीतापुर से होकर गुजरेगा। और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो है उत्तर प्रदेश में 340.8 किलोमीटर लंबा है और 6 लेन चौड़ा है। लेकिन हालांकि इसको जो है 8 लेन तक जो है चौड़ीकरण करने का प्रस्ताव रखा गया है, और यह जो है लखनऊ के गोसाईगंज के पास जो है चांद सराय गांव को गाजीपुर जिले के जो है हैदरिया गांव से जोड़ता है, जो जहां पर जो है NH-31 पड़ता है, उससे ये कनेक्ट हो जाता है। और यह उत्तर प्रदेश के 9 जिलों से बेसिकली पश्चिम से पूरब की ओर जाता है, जैसे कि लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर से होकर गुजरेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 है कि उत्तराखंड जो है उत्तर प्रदेश से कब अलग हुआ था? तो यह जो है 9 नवंबर 2000 को अलग हुआ था। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। पहले यह जो है उत्तर प्रदेश का ही भाग हुआ करता था, और अलग उत्तराखंड राज्य की मांग जो है 25 अगस्त 2000 को उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 के तहत जो है पारित करके पूरा किया गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45। कोई किसान उर्वरकों और कीटनाशकों का अधिक उपयोग करके अपने खेतों में बार बार धान की फसल उगा रहा है। ऐसा करने से उसके खेतों की मृदा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यह मृदा कैसी हो जाएगी? तो उसकी मृदा जो है बंजर हो जाएगी। सी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है, क्योंकि जो है वहाँ पर जो है मिट्टी में मौजूद जो है आवश्यक जो है सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी हो जाएगी। ये जो है रसायन और कीटनाशक भी मिट्टी के क्षरण के लिए जिम्मेदार होंगे, और यदि किसान लगातार अत्यधिक मात्रा में रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों का उपयोग करते रहा तो खेतों का बंजर बनना तय हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 46। निम्नलिखित में से वह कौन सा जानवर है या जंतु है जिसके अग्र दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं? वे दांतों को बहुत अधिक लंबा न होने देने के लिए वस्तुओं को काटते या कुतरते रहते हैं। तो ऐसा जीव जंतु है जो है गिलहरी है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47। रेगिस्तान ओक एक पेड़ का नाम है जिसकी जड़ें उस गहराई तक जमीन में भीतर जाती हैं
जब तक कि पानी तक ना पहुंच जाए। इस पेड़ की जड़ों की गहराई इस पेड़ की ऊंचाई की लगभग 30 गुनी होती है। यह पेड़ कहाँ पाया जाता है? तो यह पेड़ जो है रेगिस्तान में पाया जाता है। तो ये रेगिस्तान का जो क्षेत्र है ऑस्ट्रेलिया, वहाँ पे पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया में यह पेड़ जो है नॉर्दर्न टेरिटरी, साउथ ऑस्ट्रेलिया और वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तानी सूखे इलाकों में पाया जाता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 48। भारत की संकटग्रस्त पादप जाति में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित है? तो यहाँ पे देखा जाए तो चंदन इसका सही जवाब है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है और इसका काफ़ी आर्थिक महत्व है और यह पेड़ मुख्यतः जो है कर्नाटक के जंगलों में पाया जाता है और भारत के अन्य भागों में भी कहीं कहीं पाया जाता है, लेकिन लाल चंदन काफ़ी महत्वपूर्ण है और भारत में काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखता है और भारत के जो है 600 से लगभग 900 मीटर तक ऊंचे स्थल पर जिन्हें मलय द्वीप कहा जाता है, यहाँ पर जो है अधिक मात्रा में जो है ये जो है चंदन पाए जाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49। भारत में सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है ये आपको बताना है। तो पश्चिमी घाट में पाई जाती है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। पश्चिमी घाट 5000 से अधिक फूलों वाले पौधों, 139 स्तनधारियों, 508 पक्षियों और 179 उभयचर जो है प्रजातियों के साथ जो है विश्व के जो है जैव विविधता वाले आकर्षण का केंद्र है पश्चिमी घाट जो है भारत में। और दक्षिणी घाट में जो है स्थित जो है साइलेंट वैली है, जो दुनिया के 10 सबसे गर्म जैव विविधता हॉट स्पॉट में से एक माना जाता है। यह भारत में प्राकृतिक उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों का एकमात्र जीवित अंश माना जाता है और यह जो है केरल के पलक्कड़ से लगभग 80 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50। भूमि की एक संकरी पट्टी जो दो बड़े भूखंडों को जोड़ती है उसे क्या माना जाता है? तो उसे क्या माना जाता है? उसे जल संधि माना जाता है। डी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51। सिमलीपाल जीव मंडल आवास कौन से राज्य में स्थित है? तो यहाँ पे देखा जाए तो 51 का सही जवाब है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान भारत के उड़ीसा राज्य में है। तो यहाँ पे जो है डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। उड़ीसा के जो है मयूरभंज जिले में स्थित राष्ट्रीय उद्यान है। यहाँ का जो है यहाँ पर जो है हाथी पाए जाते हैं और यह हाथी अभयारण्य के नाम से भी जाना जाता है और इस उद्यान का नाम जो है सेमल या लाल कपास के पेड़ों की वजह से पड़ा है, जो यहाँ पे बहुत मात्रा में पाए जाते हैं, इसलिए इसका नाम सिमलीपाल पड़ा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52। निरंतर ह्रास के कारण शीघ्र ही संकटग्रस्त की श्रेणी में आने की आशंका वाली जाति को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे 52 का सही जवाब है सी ऑप्शन। उसे जो है विलुप्त जाति कहा जाता है। इसका उदाहरण के तौर पे देखा जाए तो जैसे डायनासोर होता है और जो है मैमथ डोडो होता है इत्यादि जो है विलुप्त जातियां होती हैं। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन वैदिक सभ्यता की विशेषता थी? तो यहाँ पे देखा जाए तो जो है आर्य जो है ग्रामीण सभ्यता थी, ये सही है। दूसरा है आर्य जो है युद्ध कला में अधिक निपुण थे, ये भी सही है। और आर्यों का जो है समाज जो है 4 वर्णों में विभाजित था, ये भी सही है। क्योंकि जो है देखा जाए तो 4 वर्णों में विभाजित किया गया था और ये सब जो है तीनों ही कथन सही हो जाते हैं। और जो है ये लोग जो है हालांकि जो है अपने आराध्य देवता के रूप में इंद्र की पूजा किया करते थे और जो है यहाँ पे जो है सही जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन, उपयुक्त सभी सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54। वैदिक सभ्यता में निम्न में से किसकी पूजा नहीं होती थी? तो यहाँ पे देखा जाए तो वैदिक सभ्यता में जो है लक्ष्मी की पूजा नहीं होती थी, बाकी जो है वरुण यानी वर्षा की पूजा होती थी और जो है इंद्र की पूजा होती थी और जो है सूर्य की पूजा होती थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55। उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो उपनिषदों की संख्या जो है 108 यहाँ पे 13 है। सी ऑप्शन सही है। मुख्य रूप से 13 है, लेकिन मानी जो है इनकी संख्या 108 जाती है और मुख्य रूप से 13 है और हर एक उपनिषद किसी न किसी वेद से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56। निम्नलिखित में से सांख्य दर्शन के रचनाकार कौन है? तो यहाँ पे देखा जाए सांख्य दर्शन के रचनाकार जो है
कपिल हैं। ए ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। और जो है आगे बढ़ते देखते क्वेश्चन नंबर 57, लोहे के प्रयोग से कहाँ के लोग अपरिचित थे? तो लोहे के प्रयोग से जो है हड़प्पा सभ्यता के लोग अपरिचित थे। बी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। क्योंकि जो है हड़प्पा शहर जो है सिंधु घाटी सभ्यताओं का हिस्सा थी, जो पत्थर युग के ताम्र काल के बाद जो है आयोजित किया गया। और जो है ताम्र काल के दौरान जो है तांबे का उपयोग जो है पहली बार उपकरण, बर्तन और अन्य वस्तुओं को बनाने के लिए किया गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से कौन सा जो है सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे 58 का जो है देखा जाए कालीबंगा जो है तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि कालीबंगा जो है हनुमानगढ़ जिले में पीलीबंगा के निकट स्थित है। और यह स्थान जो है प्राचीन काल की नदी सरस्वती, जो अभी कालांतर में सूख चुकी है, के तट पर स्थित है, ना कि हिंडन नदी के। तो यहाँ पे जो है हालांकि जो है अब यह जो है नदी जो है घग्गर नदी के रूप में भी जानी जाती है। तो यहाँ पे हिंडन नदी तो जो है बल्कि गाजियाबाद के पास है। तो यहाँ पे जो है डी ऑप्शन सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59, सिंधुवासी सीसा का आयात करते थे। सिंधुवासी सीसा का आयात कहाँ से करते थे? तो ये जो है ईरान, अफगानिस्तान, मुख्यतः राजस्थान से लाया जाता था और इसका प्रयोग जो है बहुत कम था। तो यहाँ पे जो है सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, जो है ईरान से लाते थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60 नंबर क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की मुद्रा में किस देवता की आकृति चित्रित थी? तो यहाँ पे देखा जाए भगवान शिव की जो है आकृति इसमें जो है देखी गई है। और मोहनजोदड़ो में जो है पशुपति मोहर की खोज के आधार पर इतिहासकारों और पुरातत्वविदों का मानना था कि सिंधु घाटी के लोग जो है भगवान शिव की उपासना किया करते थे और शिव जो है पशुपति के रूप में जाने जाते थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61, आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? तो इसका उल्लेख जो है अथर्ववेद में मिलता है हमें। डी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। डी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। और अथर्ववेद जो है गृहस्थाश्रम के जो है अंदर जो है पति पत्नी के कर्तव्यों तथा विवाह के नियमों और मान मर्यादाओं का उत्तम विवेचन करता है। इसके अलावा अथर्ववेद में जो है ब्रह्मा की उपासना का भी जिक्र किया गया है और उससे संबंधित जो है मंत्रों का भी जिक्र किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में से प्रकाश की तरंग दैर्घ्य मापने की इकाई कौन सी है? तो 62 का सही जवाब है डी ऑप्शन एंगस्ट्रॉम जो है सही जवाब है। यहाँ पे डी ऑप्शन सही जवाब है। एंगस्ट्रॉम जो है प्रकाश की तरंग दैर्घ्य की इकाई है। और जो है तरंग दैर्घ्य जो है एक तरंग में 2 आसन्न शिखरों या गर्तों के बीच की दूरी होती है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। और जो है एंगस्ट्रॉम का नाम जो है ये जो ऑप्शन दे रखा है एंगस्ट्रॉम, इसका नाम जो है एंडर्स जोनास एंगस्ट्रॉम के नाम पर रखा गया और यह जो है 10-10 मीटर के बराबर होता है। और जो है एंगस्ट्रॉम का उपयोग जो है परमाणुओं और अणुओं के बहुत छोटे आकार को मापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित में से उपयोग विद्युत परिपथ में 2 बिंदुओं के बीच विद्युत विभवांतर को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पे जो है सही जवाब है वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है। ये ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित इकाइयों में से कौन सी इकाई अन्य की तुलना में सबसे बड़ी है? तो यहाँ पे 64 का सही जवाब है सी ऑप्शन, जो है टेरा जो है सबसे बड़ी इकाई है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। और जो है इसका उपयोग जो है मीट्रिक प्रणाली के साथ किया जाता है और एसआई प्रणाली में इसकी जो है 7 जो है इकाइयां पाई जाती हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग प्रत्यक्ष या प्रत्यावर्ती विद्युत धारा को मापने के लिए किया जाता है? तो यहाँ पे 65 का सही जवाब है सी ऑप्शन, जो है एमीटर को जो है मापने जो है एमीटर का प्रयोग किया जाता है प्रत्यक्ष या प्रत्यावर्ती विद्युत धारा को मापने के लिए। तो यहाँ पे जो है सी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 66,
निम्नलिखित में से कूलाम प्रति सेकंड किसके बराबर होता है? तो यहाँ पे देखा जाए कूलाम प्रति सेकंड जो है एम्पियर के बराबर होता है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। और एम्पियर जो है विद्युत धारा की एसआई इकाई है और इसका नाम जो है फ्रांसीसी वैज्ञानिक आंद्रे मेरी एम्पियर के नाम पर रखा गया था। और 1 एम्पियर प्रति सेकंड जो है 1 कूलाम आवेश के प्रवाह से बनता है और एम्पियर का उपयोग जो है परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67। निम्नलिखित में से पारसेक किसकी एक इकाई है? तो पारसेक जो है खगोल की दूरी की इकाई है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। और यहाँ पे देखा जाए तो पारसेक जो है लंबाई मापने का सबसे बड़ा मात्रक है और इसका उपयोग जो है अंतरिक्ष में ग्रहों, तारों और अन्य वस्तुओं की दूरी मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68। किसी पदार्थ की मात्रा मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एसआई इकाई है? तो यहाँ पे 68 का सही जवाब है बी ऑप्शन। मोल जो है एक एसआई इकाई है जिसका उपयोग किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए किया जाता है। और एक मोल में जो है लगभग 1 मोल में 6.02214076 गुणे 1023 प्राथमिक निकाय होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69। वेबर प्रति सेकंड निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है? तो यहाँ पे सही जवाब है वोल्ट के बराबर होता है, क्योंकि जो है किसी जो है विद्युत परिपथ में कुछ धारा जो है प्रवाहित करने वाले 2 बिंदुओं के बीच जो है विद्युत विभवांतर जो है एक इकाई आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने के लिए किए गए कार्य के रूप में होता है। और 2 बिंदुओं के बीच जो है संभावित अंतर जो देखा जाए इक्वल टू क्या होता है, किया गया कार्य बटे आवेश होता है। तो यहाँ पे जो है सही जवाब ए ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70 नंबर क्वेश्चन है कि किस सब्जी में जो है एंथोसाइनिन नामक रसायन होता है जो अम्ल की उपस्थिति में गुलाबी या लाल हो जाता है और तटस्थ होने पर बैंगनी हो जाता है और क्षारीय पदार्थों के साथ मिश्रित होने पर नीला या हरा हो जाता है। तो यहाँ पे सही जवाब है डी ऑप्शन। लाल फूल गोभी होता है ऐसा जो ऐसी जो है क्रिया दर्शाता है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71। म्यूरिएटिक एसिड किस यौगिक का दूसरा नाम है जिसका उपयोग क्लोराइड उर्वरक और रंगों के उत्पादन और इलेक्ट्रोप्लेटिंग और फोटोग्राफिक कपड़ा और रबर उद्योग में किया जाता है? तो यहाँ पे जो है सही जवाब है सी ऑप्शन। हाइड्रोक्लोरिक एसिड है जिसका उपयोग जो है इलेक्ट्रोप्लेटिंग और फोटोग्राफिक और कपड़ा और रबर उद्योग में किया जाता है इसका उपयोग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72। निम्नलिखित में से कौन सी धातु बहुत कम घनत्व वाली नरम चांदी जैसी धातु है जो पानी के साथ तीव्रता से प्रतिक्रिया करती है और हवा में जल्दी से संक्षारित हो जाती है? तो ऐसी जो है धातु है लिथियम है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। इसका परमाणु क्रमांक जो है 3 होता है। लिथियम और सोडियम धातुएं काफी नरम होती है और इन्हें जो है चाकू से काटा भी जा सकता है। और जो है लिथियम का उपयोग जो है कांच और चीनी मिट्टी में उच्च तापमान वाले चिकनाई वाले ग्रीस बनाने के लिए उपयोग में लिया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73। निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण है? लकड़ी, वायु, रेत और पानी। तो यहाँ पे लकड़ी, हवा और रेत मिश्रण है और पानी एक यौगिक है। तो यहाँ पे जो है सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 74। सेल्फ स्टार्टिंग इंजनों में से निम्नलिखित में से किसका उपयोग एंटी फ्रीजिंग पदार्थ के रूप में किया जाता है? तो यहाँ पे जो है सही जवाब है सी ऑप्शन। एथिलीन ग्लाइकोल का इस्तेमाल किया जाता है। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 75। डीजल की गुणवत्ता किस अंक से व्यक्त की जाती है? तो यहाँ पे देखा जाए तो डीजल की गुणवत्ता जो है C10 अंक द्वारा जो है व्यक्त की जाती है और जो है पेट्रोल की गुणवत्ता जो है ऑक्टेन अंक द्वारा जो है व्यक्त की जाती है। इसके अलावा जो है डीजल पेट्रोलियम के शोधन से प्राप्त होता है, यह आप सभी लोगों को पता होगा। तो यहाँ पे जो है बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 76।
सर्कैडियन रिदम शब्द किससे संबंधित है? तो ये शब्द जो है बॉडी क्लॉक से संबंधित है। तो यहाँ पे जो है सी ऑप्शन सही जवाब है। और जो है यह एक जो है शारीरिक, मानसिक और व्यवहारिक अवस्थाओं में परिवर्तन को बॉडी क्लॉक कहा जाता है। यह 24 घंटे के चक्र पर जो है संचालित होती है यह प्रक्रिया। और यह एक प्राकृतिक जो है प्रक्रिया है जो प्रकाश और अंधेरे पर प्रतिक्रिया करती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77। शाकाहारी भोजन श्रृंखला में कौन सा पोषक स्तर बनाते हैं? शाकाहारी भोजन श्रृंखला में कौन सा पोषक स्तर बनाते हैं? तो जो है दूसरा पोषक स्तर बनाते हैं। बी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78। निम्नलिखित में से कौन सा एकमात्र पानी में घुलनशील विटामिन है जिसे यकृत में कई वर्षों तक संग्रहित किया जाता है? तो यहाँ पे 78 का सही जवाब है विटामिन 12, जो पानी में घुलनशील है, जो लीवर में कई वर्षों तक संग्रहित रह सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 79। निम्नलिखित में से कौन सा जो है मानव शरीर में पाया जाने वाला एक सूक्ष्म खनिज है? तो यहाँ पे 79 का सही जवाब है सेलेनियम, जो है मानव शरीर में पाया जाने वाला सूक्ष्म खनिज है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही जवाब है। यह जो है बहुत कम मात्रा में पाया जाता है और यह जो है यह रासायनिक तत्व जो है जिसकी सांद्रता बहुत कम होती है, तो इसलिए यह जो है सूक्ष्म तत्व कहलाता है। तो यह मानव शरीर के जो है कुछ महत्वपूर्ण आवश्यक जैसे सूक्ष्म होते तत्व पाए जाते हैं, जैसे तांबा, सेलेनियम, जस्ता, क्रोमियम, कोबाल्ट, आयोडीन, मैंगनीज इत्यादि जो पाए जाते हैं, तो इन्हीं में से एक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80। मानव शरीर के किस भाग में विकास के चरणों को एनाजेन, कैटाजेन और टेलोजन में विभाजित किया गया है? तो इनको जो है ये बालों के जो है विकास के चरण हैं, जिनको जो है अलग अलग चरणों में विभाजित किया गया है। जो है एलाजिन चरण में जो है पुनर्जनन के बाद जो है बालों की लटें बनती हैं और बाल विकास चक्र के अगले चरण को जो है कैटाजिन कहा जाता है। और यह संक्रमणकालीन अवस्था होती है जो 2 से 3 सप्ताह तक चलती है। इसके बाद जो है टेलोजन का चरण आता है जहां बाल बढ़ते नहीं हैं बल्कि कूप से जुड़े रहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 81 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्णक जो है प्याज में लाल रंग का कारण बनता है? तो यहाँ पे जो है एंथोसाइनिन, डी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है, जो प्याज में लाल रंग का कारण बनता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 82। प्रोटीन से बना एक प्राकृतिक फाइबर मकड़ी के जाले निम्नलिखित में से किससे बने होते हैं? तो ये यहाँ पे मकड़ी के जाले जो है रेशम से बने होते हैं, जो प्रोटीन से बना एक प्राकृतिक फाइबर है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 83। कोलेजन का एक प्रकार है। तो कोलेजन जो है देखा जाए तो एक जो है प्रोटीन है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। और यह शरीर की जो है हड्डियों, त्वचा, उपास्थि और जो है संयोजी ऊतक की संरचना और कार्य में एक आवश्यक भूमिका निभाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 84। गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव के जवाब में अंकुरों और जड़ों की क्रमशः ऊपर और नीचे की वृद्धि को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे जो है 84 का सही जवाब है। इसे जो है जियोट्रोपिज्म कहा जाता है। तो यहाँ पे सही जवाब है सही जवाब है सी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 85। जब एक मेजबान एंटीजन के संपर्क में आता है तो जीवित या मृत रोगाणुओं या अन्य प्रोटीन के रूप में हो सकता है। तो मेजबान शरीर में एंटीबॉडी का उत्पादन होता है। इस प्रकार की प्रतिरक्षा को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है सक्रिय प्रतिरक्षा कहा जाता है। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 86। महिला भारतीय संघ की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी? तो इसकी स्थापना जो है 8 मई 1917 में की गई। डी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। और यह जो है मद्रास में महिलाओं के एक बहुजातीय समूह ने जो है महिला भारतीय संघ की स्थापना की। तो यहाँ पे जो है डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 87। निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय नेता ने 1945 के मुकदमे से संबंधित मामले में भारतीय राष्ट्रीय सेना के सैनिकों का बचाव नहीं किया था? तो उस राष्ट्रीय नेता का नाम है राजगोपालाचारी। तो यहाँ पे जो है डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 88। भारत में पहला अंग्रेजी अखबार किसने शुरू किया था? तो यहाँ पे देखा जाए तो J.A. हिक्की द्वारा शुरू किया गया था। J.A. हिक्की द्वारा सन 1779 में, सन 1780 में शुरू किया गया था और 79 में जो है ये प्रस्तावित किया गया था, लेकिन 80 में इसको शुरू किया गया। बंगाल गजट जिसका नाम था, बंगाल गजट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 89। 1919 के भारत सरकार अधिनियम की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? तो इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह थी कि भारतीय परिषदों का विस्तार किया जाए, प्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान हो और प्रांतों में द्वैध शासन लागू हो। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। ऊपर के तीनों ही कथन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 90। मुस्लिम कम्युनलिज्म को निम्नलिखित में से किसकी गतिविधियों से सर्वाधिक बढ़ावा मिला था? तो यहाँ पे देखा जाए जो है सही जवाब है सैयद अहमद खान के जो है गतिविधियों के कारण जो है मुस्लिम कम्युनलिज्म को काफ़ी बढ़ावा मिला भारत में। तो यहाँ पे जो है डी ऑप्शन सही जवाब है, क्योंकि जो है उन्होंने जो है भारत में मुसलमानों के लिए मजहबी शिक्षा की शुरुआत करी और इन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की और उनके प्रयासों से ही अलीगढ़ विश्वविद्यालय की शुरुआत हुई, जिसमें जो है शामिल नेताओं ने मुसलमानों को मजहबी शिक्षा से शिक्षित करने का जो है काम किया और इसको बढ़ावा दिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 91। निंदा और अविश्वास प्रस्ताव के बीच अंतर के बारे में कौन सा कथन सही होगा? तो पहला है कि निंदा प्रस्ताव में इसे अपनाने के कारणों का उल्लेख होना चाहिए और दूसरी ओर अविश्वास प्रस्ताव को अपनाए जाने के कारणों को बताने की आवश्यकता नहीं है। तो इसके अलावा दूसरा कथन है कि अविश्वास प्रस्ताव केवल मंत्री परिषद के विरुद्ध ही लाया जा सकता है और इसके विपरीत निंदा प्रस्ताव मंत्री परिषद या किसी व्यक्तिगत मंत्री या मंत्रियों के समूह के खिलाफ लाया जा सकता है। और तीसरा कथन है कि अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर सरकार को इस्तीफा देना होगा, दूसरी ओर निंदा प्रस्ताव पारित होने पर सरकार को इस्तीफा देने की जरूरत नहीं है। और चौथा कथन है कि निंदा प्रस्ताव लोकसभा और राज्यसभा दोनों में लाया जा सकता है, जबकि अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही लाया जा सकता है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो यहाँ पे क्या पूछा गया है, सही के लिए पूछा गया है। तो यहाँ पे पहला, दूसरा, तीसरा सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 92। निम्नलिखित में से नोआखली कहाँ स्थित है? तो यहाँ पे देखा जाए नोआखली कहाँ स्थित है, तो ये दक्षिण पूर्व बांग्लादेश में एक जिला है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही जवाब है। और 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग द्वारा जो है अलग राष्ट्र की मांग को आगे बढ़ाते हुए प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस घोषित किया गया, जिसके कारण जो है दंगे भड़के और जो है एक अलग जो है मुस्लिम राष्ट्र बनाने की मांग बढ़ी, जिसकी तत्पश्चात जो है पाकिस्तान एक अलग मुस्लिम राष्ट्र बना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 93। प्रथम कर्नाटक युद्ध के दौरान पौंडीचेरी का फ्रांसीसी गवर्नर जनरल कौन था? तो यहाँ पे देखा जाए तो जो है डुप्लेक्स था उस समय गवर्नर जनरल। सी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 94। 1857 के विद्रोह के प्रमुख कारणों में शामिल नहीं है, कौन सा कथन शामिल नहीं है? तो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे जो है भारतीयों और अंग्रेजों के बीच जो है अंतर विवाह पर रोक लगाने वाला कानून जो है शामिल नहीं है। डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 95। समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को प्रस्तावना का हिस्सा कैसे बनाया गया, किस संशोधन के दौरान बनाया गया? तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जो 1976 में हुआ और ये प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के जो है सरकार के समय हुआ था, जब आपातकाल की जो है अवधि चल रही थी उसके जो है बाद। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 96। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संसदीय प्रणाली की विशेषताएं हैं? तो यहाँ पे जो है दूसरा नंबर देखते हैं, विधायिका के प्रति कार्यपालिका की सामूहिक जिम्मेदारी और जो है कानूनी एवं वास्तविक अधिकारियों की उपस्थिति और जो है देखा जाए विधायिका के प्रति कार्यपालिका की व्यक्तिगत जिम्मेदारी, ये जो है भारतीय संसदीय प्रणाली की विशेषताओं में से एक है। तो यहाँ पे जो है सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 97। निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया? तो यहाँ पे 1976 में जो स्वर्ण सिंह की समिति बनी थी
उसमें जो प्रस्तावित किया गया था उस समिति के द्वारा ही जो है मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया। तो यहाँ पे जो है सही जवाब ए ऑप्शन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 98 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के माध्यम से भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव पड़ी। तो यहाँ पे देखा जाए 1773 का जो है रेगुलेटिंग एक्ट था, उसके तहत जो है भारत में जो है केंद्रीय प्रशासन की नींव पड़ी। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 99, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में निम्नलिखित कौन शामिल है। तो यहाँ पे देखा जाए तो संविधान के अनुच्छेद जो है 54 के अनुसार भारत में राष्ट्रपति का चुनाव एक जो है निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा किया जाता है और उसमें संसद और राज्य विधानमंडलों के निर्वाचित सदस्य सम्मिलित होते हैं। बी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 100, प्रधानमंत्री निम्नलिखित में से किस कैबिनेट समिति का नेतृत्व नहीं करते हैं। तो यहाँ पे देखा जाए बी ऑप्शन आवास संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति का जो है नेतृत्व नहीं करते हैं। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। अगला है क्वेश्चन नंबर 101, निम्नलिखित में से किस संसदीय समिति का अध्यक्ष अनिवार्य रूप से सत्तारूढ़ दल का सदस्य होता है। तो इस समिति को कहते हैं प्राक्कलन समिति। यह सबसे बड़ी संसदीय समिति होती है। ए ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। इसमें 30 सदस्य होते हैं। प्राक्कलन समिति के सभी सदस्यों का चयन जो है केवल लोकसभा से किया जाता है और स्वतंत्र भारत में पहली बार जो है प्राक्कलन समिति का जो है गठन 1950 में किया गया और उस समय जो है इसे जो है पूर्व वित्त मंत्री जो है जॉन मथाई की सिफारिश पर गठित किया गया था। और इस समिति में देखा जाए तो इस समिति का कार्यकाल जो है 1 वर्ष का होता है और एक मंत्री जो है प्राक्कलन समिति के लिए चुने जाने के लिए योग्य नहीं होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 102, निम्नलिखित में से कौन सा जो है संसद सदस्यों के लिए उपलब्ध औपचारिक रूप से निर्धारित उपकरण नहीं है। तो यहाँ पे देखा जाए 102 में जो है शून्यकाल जो है देखा जाए संसदीय प्रक्रिया के नियमों में उल्लेख नहीं किया गया। इसका बी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 103, निम्नलिखित में से कौन विशेष रूप से निचले सदन की एक समिति है। तो इस समिति का जो है नाम है डी ऑप्शन प्राक्कलन समिति, जिसका उल्लेख हम पिछले क्वेश्चन में कर चुके हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 104, निम्नलिखित में से किस राज्य ने पहली बार लोकायुक्त संस्था बनाई थी। तो यह राज्य है महाराष्ट्र। डी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। महाराष्ट्र के बाद जो है उत्तर प्रदेश, फिर राजस्थान, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और उसके बाद जो है दिल्ली जैसे कई राज्यों ने लोकायुक्त सिद्धांत का पालन किया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 105, मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब निम्नलिखित में से किसे प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पे 105 का सही जवाब होगा मैक्स वेर स्टेपन को यह जो है खिताब प्राप्त हुआ है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 106। 106 नंबर क्वेश्चन है कि 13वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 का खिताब निम्नलिखित में से किस राज्य को प्राप्त हुआ है। तो यह खिताब जो है उत्तर प्रदेश राज्य को प्राप्त हुआ है। यहाँ पे डी ऑप्शन सही जवाब होगा। और इसका फाइनल जो है बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम ओडिशा में खेला गया और उत्तर प्रदेश ने ओडिशा हॉकी संघ को पराजित किया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 107, मई 2023 में केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के मिशन ओलंपिक सेल ने निम्नलिखित में से किसे फिनलैंड में प्रशिक्षण लेने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। तो किसको जो है फिनलैंड में मिलेगा जो है प्रशिक्षण, तो उस खिलाड़ी का नाम है नीरज चोपड़ा। बी ऑप्शन सही जवाब होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 108, मई 2023 में भारत को निम्नलिखित में से किस देश में दूसरी जल विद्युत परियोजना स्थापित करने की स्वीकृति मिली है। तो ये जो है नेपाल सरकार ने भारत के सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड को देश में दूसरी जल विद्युत परियोजना विकसित करने की मंजूरी प्रदान की है। यह जो है लगभग 900 मेगावाट की क्षमता के साथ कार्य करेगी। इसका नाम जो है अरुण थर्ड रखा गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 109, संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2023 के संदर्भ में
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे जो है पहला कथन है कि संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रतिवर्ष 29 मई को मनाया जाता है, और यह जो है संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2023 की जो है 75वीं वर्षगांठ थी, और संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस की थीम जो है शांति मेरे साथ शुरू होती है, यह था थीम इसका। तो यहाँ पे देखा जाए 109 का सही जवाब है डी ऑप्शन, तीनों ही कथन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 110। मई 2023 में इसरो द्वारा लॉन्च किया गया NVS-1 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो 110 में देखा जाए तो ये श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया, और यह अंतरिक्ष यान जो है नेविगेशन विद इंडियन जो है कॉन्स्टेलेशन श्रृंखला का भाग है। तो दोनों ही कथन सही है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 111 है। मलेशिया मास्टर्स बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 का खिताब निम्नलिखित में से किसने जीता है? तो यह खिताब जो है HS प्रणय ने जीता है, सी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। इन्होंने जो है फाइनल मुकाबले में चीन के वेंग होंगयांग को 3 मुकाबलों में 21-19, 13-21 और 21-18 से पराजित किया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 112 है। मई 2023 में अल्कोहल उत्पादकों की व्यापक स्वास्थ्य लेबलिंग आरंभ करने वाला विश्व का पहला देश निम्नलिखित में से कौन सा है? तो यह देश जो है आयरलैंड है, डी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 113 है। मई 2023 में द्वितीय G20 भ्रष्टाचार विरोधी कार्य समूह की बैठक किस स्थान पर आयोजित की गई? तो ये जो है कहाँ पर आयोजित की गई? तो ये जो है ऋषिकेश में आयोजित की गई, डी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 114 है। चतुर्थ राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 के लिए कुल कितने विजेताओं का चयन किया गया? तो यहाँ पे जो है 41 विजेताओं का चयन किया गया, सी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। प्रथम पुरस्कार के लिए 2 लाख रुपए, द्वितीय पुरस्कार के लिए 1.5 लाख रुपए, तृतीय पुरस्कार के लिए 1 लाख रुपए प्रदान किए गए। इस प्रकार से जो है सर्वश्रेष्ठ राज्य के लिए भी पुरस्कार मिला, और सर्वश्रेष्ठ जिला के रूप में, सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत के रूप में और सर्वश्रेष्ठ शहरी स्थानीय निकाय के रूप में भी पुरस्कार प्रदान किए गए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 115 है। सुदर्शन शक्ति अभ्यास 2023 नामक अभ्यास का आयोजन निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया? तो इसका आयोजन जो है पंजाब में पश्चिमी सीमाओं पर जो है किया गया, राजस्थान और पंजाब के। तो यहाँ पे जो है सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 116 है। समर्थ अभियान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य के लिए देखा जाए तो इसे जो है देखा जाए कहाँ पर शुरू किया गया, ये जो है गलत है, क्योंकि ये जो है वाराणसी में नहीं लखनऊ में शुरू किया गया आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में। तो ये जो है गलत हो जाएगा कथन, डी ऑप्शन सही है, बाकी ऊपर के तीनों सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 117 है। मई 2023 में समर्थ अभियान की शुरुआत निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई? तो यहाँ पे जो है सामर्थ अभियान की शुरुआत जो है केंद्रीय मंत्री जो है गिरिराज सिंह द्वारा शुरू किया गया। तो यहाँ पे जो है सही जवाब होगा डी ऑप्शन। इसका मुख्य उद्देश्य यह था कि महिलाओं को सशक्त बनाना और ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 118 है। प्रधानमंत्री द्वारा नए संसद भवन में स्थापित सेंगोल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि इसे लॉर्ड माउंटबेटन ने 14 अगस्त 1947 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक के रूप में दिया था। और दूसरा कथन है कि इसे अतीत में तमिल साम्राज्यों में शासन का प्रतीक माना गया। और तीसरा है कि पूर्व में इसे इलाहाबाद संग्रहालय में प्रदर्शित किया गया था। तो यहाँ पे 118 का सही जवाब है कि जो है दूसरा और तीसरा कथन सही है, बी ऑप्शन यहाँ पे सही है, क्योंकि जो है यहाँ पे लॉर्ड माउंटबेटन ने जो है 14 अगस्त 1947 को प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को ये प्रदान किया था, सत्ता हस्तांतरण के तहत प्रतीक के रूप में दिया था, ना कि राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 119। नए संसद भवन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? तो यहाँ पे देखा जाए कि जो है इसमें जो है कुल जो है 1275 सांसद सदस्यों के बैठने की व्यवस्था की गई है, तो ना कि जो है 1275, 1272 जो है सांसदों के बैठने की व्यवस्था है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे गलत है, बाकी जो है
3 ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 120। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन का आधिकारिक तौर पर शुभारंभ किस तिथि को किया था? तो 28 मई 2023 को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 121। गरीबी हटाओ का नारा सर्वप्रथम किस पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया? तो यह जो है पंचम पंचवर्षीय योजना के दौरान आया, 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। इस दौरान इंदिरा गांधी जो है प्रधानमंत्री हुआ करती थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 122। 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी 1 अप्रैल 2002 से 31 मार्च 2007। और इस दौरान जो है अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री हुए और उन्होंने जो है आर्थिक विकास को काफ़ी महत्वपूर्ण जो है मुद्दा माना देश का, और उन्होंने इस योजना के तहत जो है समावेशी विकास और समान विकास को बढ़ावा देना मुख्य लक्ष्य रखा था इस योजना के तहत। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 123। बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना किस योजना के दौरान की गई थी? तो बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना 3री पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 124। निम्नलिखित में से भारत में बेरोजगारी का मुख्य स्वरूप क्या है? तो बेरोजगारी का मुख्य स्वरूप क्या है? संरचनात्मक है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब होगा। यह बेरोजगारी तब उत्पन्न होती है जब श्रमिक के कौशल और बाजार में नौकरियों की उपलब्धता के बीच जो है बेमेल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है संरचनात्मक बेरोजगारी होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 125। ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी के आकलन हेतु किस सूचकांक को आधार माना गया है? तो यहाँ पे जो है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को आधार माना गया है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 126। ग्रीनलैंड निम्नलिखित में से किस देश का हिस्सा है? तो यह जो है यह ग्रीनलैंड द्वीप जो है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है जो है आर्कटिक और अटलांटिक महासागर के बीच स्थित है। तो ये जो है देखा जाए तो डेनमार्क का जो है एक हिस्सा है। ये ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 127। माउंट एल्ब्रस यूरोप की सबसे ऊंची पर्वत चोटियों में से एक कहाँ पर स्थित है? तो ये जो है रूस में स्थित है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। इसकी ऊंचाई जो है 5642 मीटर है और ये जो है सबसे ऊंची चोटी है यूरोप की। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 128। निम्नलिखित में से कौन सा जो है दक्षिण अमेरिका में सबसे अधिक आबादी वाला देश है? तो ब्राजील है। बी ऑप्शन सही जवाब है, क्योंकि जो है 1 जुलाई 2022 तक जनगणना के अनुसार जो है लगभग कितनी आबादी है? 21,72,40,60 जो है ब्राजील जो है दुनिया का 7वां सबसे अधिक आबादी वाला देश बन गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 129। 1858 के अधिनियम द्वारा भारत को किसके अधीन शासित किया जाना था? तो यहाँ पे जो है भारत को ताज के नाम पर जो है शासित किया जाना था। तो यहाँ पे जो है बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 130। गदर पार्टी की स्थापना नवंबर 1913 में हुई और सैन फ्रांसिस्को यूएसए में किसके द्वारा की गई? जो है गदर पार्टी की स्थापना जो है सैन फ्रांसिस्को यूएसए में किसके द्वारा की गई, ये बताना है आपको। तो ये जो है 1913 में इसकी स्थापना हुई। लाला हरदयाल ने सोहन सिंह भकना को अध्यक्ष बनाकर पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन की स्थापना की, जिसे गदर पार्टी कहा गया। और इस दल के सदस्य जो है अमेरिका और कनाडा के अप्रवासी सिख हुआ करते थे। तो यहाँ पे जो है सही जवाब होगा बी ऑप्शन। अगला है क्वेश्चन नंबर 131। ए बी से 5 वर्ष छोटा है, बी सी से 3 गुना बड़ा है। यदि सी 4 वर्ष पूर्व 10 वर्ष का था तो ए की आयु 6 वर्ष बाद क्या होगी? तो 6 वर्ष पश्चात जो है 43 साल होगी। सी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 132। यदि 100 छात्रों में से 40 छात्र अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हो गए और 20 हिंदी में अनुत्तीर्ण हो गए तो 12 छात्र अंग्रेजी तथा हिंदी दोनों में अनुत्तीर्ण हो गए
तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण छात्रों की संख्या कितनी होगी। तो यहाँ पे देखा जाए तो जो है टोटल अनुत्तीर्ण संख्या कितनी है, 40 + 20 - 12 है, तो टोटल 48 जो है अनुत्तीर्ण हुए। और दोनों विषयों में उत्तीर्ण छात्रों की संख्या देखी जाए तो 100 - 48 तो 52 आ जाएगा। बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 133। किसी घन के पृष्ठ का क्षेत्रफल 216 वर्ग मीटर है तो उसका आयतन कितना होगा। तो आयतन उसका होगा 216 घन मीटर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 134। यदि सिस्टर का कूट यह है तो ARC का कूट यह है तो आरेस्ट का कूट क्या होगा। तो यहाँ पे जो है बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 135। निम्नलिखित में से लुप्त अक्षर का क्रम क्या होगा। तो यहाँ पे देखा जाए 135 में जो है सी ऑप्शन लुप्त अक्षर की जगह आएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 136। निम्नलिखित अक्षर श्रेणी में लुप्त अक्षर क्रम से क्या होगा। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 137। सुचित्रा पुष्पा से लंबी है लेकिन मालती से छोटी, और गीता जो है विजी से छोटी है। विजी पुष्पा जितनी लंबी नहीं है। यदि सभी एक पंक्ति में अपनी ऊंचाई के अनुसार खड़ी हो तो मध्य में कौन खड़ा होगा। तो मध्य में जो है पुष्पा खड़ी होगी। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 138। ये इक्वेशन के अनुसार जो है संख्याओं के अनुक्रम में एक्स का मान क्या होगा। तो यहाँ पे देखा जाए बी होगा 21 आएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 139। अरुण कहता है कि यह लड़की मेरी माता के पौत्र की पत्नी है, तो अरुण का उस लड़की से क्या संबंध है। तो यहाँ पे देखा जाए तो वो जो है ससुर है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 140 और आज के टेस्ट पेपर का अंतिम क्वेश्चन है। नीचे दिए गए आकृति में एक्स का मान क्या होगा। तो एक्स का मान क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो देख लेते हैं। एक्स का मान जो है 13 हो जाएगा। डी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। इसी के साथ ही जो है GS वर्ड द्वारा संचालित RO के सेकेंड फेज के टेस्ट पेपर नंबर 6 का यहीं पे समापन होता है। मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एग्जामोफोबिया यूट्यूब चैनल।